तो 1 से 100 तक 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो 100 क्वेश्चन है उसको हम लोग अगर डिस्कस कर ले तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बन जाएंगे। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी कोई संख्या। देखिए अगर हम ग्राफ बना करके इसको समझे तो ये है एक्स अक्ष। क्या है ये? जो क्षैतिज अक्ष होता है उसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, है कि नहीं? तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। y अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर हम देखें, सपोज दैट ये एक बिंदु है, या फिर कहीं भी कोई भी बिंदु यदि हम y अक्ष पर ले लें, सपोज दैट ये हम ले लें, ठीक है? तो यहाँ पर यदि हम इसका भुज देखें, भुज क्या है, किसको कहते हैं? x अक्ष वाले को भुज कहते हैं, y अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। y अक्ष पर भुज 0 होगा और x अक्ष पर कोटि 0 होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु हम ले ले, सभी का भुज क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, ठीक है? क्योंकि y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, x नियामक को ही भुज कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर क्या है? यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? कोई भी अगला पद में से पिछला पद हम लोग घटा सकते हैं। तो a2 माइनस a1 यदि हम करें तो देखो दूसरा पद क्या है? 1/8 है, और a1 यानी कि पहला पद क्या है? 0 है। तो 1/8 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1/8 आएगा, है कि नहीं? तो 1/8 यहाँ पर सार्वंतर हो जाएगा। सार्वंतर कोई भी आगे वाला पद में से उसके जस्ट पीछे वाला पद को घटा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ 1/8 में से 0 घटाना आसान है तो यहीं से घटा लो। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ये क्या है? एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक बिंदु ए दिया हुआ है और दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है। ए के निर्देशांक 0 और -8 है, बी के निर्देशांक -12, 0 है। पूछ रहा है क्वेश्चन में इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, है ना? x1 के जगह पे क्या है? 0 है, और x2 के जगह पे -12। तो 0 माइनस 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 12/2, और y1 कितना है? -8, और y2 0, तो -8 प्लस 0/2। तो यहाँ पर -12/2 आएगा, -12/2, और यहाँ पर -8/2। ये कितना आएगा? -6, और ये आएगा -4। -6 -4 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये चौथा है। नंबर डजंट मैटर, क्वेश्चन समझना जरूरी है। ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 हो तो इसका प्रथम पद होगा।
सामान्य पद दिया हुआ है, यानी कि हम अगर इसको कहें तो an का रूप दिया हुआ है 5n-7। हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर प्रथम पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना रख दे, 1। यदि n बराबर 1 रखेंगे हम यहाँ तो हमको प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर a1 कितना निकल जाएगा हमारा, 5 × 1 - 7, 5 - 7 बराबर -2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं। सामान्य पद कभी भी दिया रहेगा तो लिखोगे an बराबर जो भी दिया रहेगा n के रूप में अगर दिया है, और जो भी पद पूछे, यदि प्रथम पद पूछा है तो n बराबर 1 रख देंगे, यदि दूसरा पद पूछा है तो n बराबर 2 रख देंगे, जो भी पद पूछे उतना रख देंगे। 5वां नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1, ये त्रिभुज ABC हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सब लोग, a है, ये b है और ये c है। a का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, a का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, b का निर्देशांक कितना है x2 y2 और c का निर्देशांक x3 y3। हमसे पूछ रहा है इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, इसके केंद्रक का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। तो इसके केंद्रक का निर्देशांक सपोज दैट यदि ये O है तो ये हो जाएगा O का निर्देशांक x1 + x2 + x3 बट्टा 3 और y1 + y2 + y3 बट्टा 3। तो ये इसके केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है ये आंसर। क्लियर है। चलो देखो इधर, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछता है, बहुत पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। कहता है यदि बिंदुएं P, Q और R जिसके नियामक 2, 3, 4 K और 6 - 3 है संरेख है तो K का मान क्या होगा। तो यदि बिंदु P, Q और R, P, Q और R यदि संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। त्रिभुज चूंकि बिंदु P, Q एवं R संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। क्या होगा, 0। अब यदि P, इसको यदि हम x1 y1 माने, x1 P को क्या माने, x1 y1, तो x1 कितना है 2, y1 कितना है 3। Q को यदि x2 y2 माने तो x2 कितना हो जाएगा 4 और y2 कितना हो जाएगा k। और R को यदि हम x3 y3 माने तो x3 कितना हो जाएगा 6 और y3 कितना हो जाएगा -3। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। पहले किसको रखते हैं, x1 को। 1, 2, 3 बोले थे याद रखने के लिए, पहले किसको रखते हैं, x1 को। x1 को रखेंगे तो यहाँ y2 - y3, फिर प्लस x2 को रखेंगे तो y3 - y1, फिर प्लस x3 और x3 को रखेंगे तो y1 - y2। अब यहाँ से x1 और y1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, बराबर में 0 होगा क्योंकि ये संरेख है। तो यहाँ से वैल्यू रखिए 1/2। देखो x1 की जगह पे क्या है 2, y2 की जगह पे क्या है k, y3 की जगह पे क्या है -3। तो यहाँ -3 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x2 की जगह पे देखिए क्या है 4, x2 की जगह पे 4, y3 की जगह पे क्या है -3, y1 की जगह पे क्या है 3, तो -3 -3 प्लस x3 की जगह पे क्या है, x3 की जगह पे है 6, y1 की जगह पे 3 और y2 कितना है k, बराबर क्या होगा 0। 1/2 है, उधर जाएगा तो 0 × 2 होगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 × k + 3 प्लस, यहाँ देखो ये -3 कितना हो जाएगा -6, -6 होगा ना, -6 को 4 से गुना करेंगे तो -24 होगा। कितना होगा -24। इसको भी साथ में गुना करते चलते हैं ना,
इतना क्यों करें? तो 2 को गुना करेंगे k से तो 2k हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पर 6 को गुना करेंगे 3 से तो प्लस में 18, अब माइनस में 6k बराबर कितना 0। ये देखो 2k है और ये माइनस 6k है तो कितना होगा माइनस 4k। ये 18 और ये 6 24, तो 24 प्लस में 24 और माइनस में 24 बराबर कितना 0। तो माइनस 4k, ये प्लस माइनस गया बराबर कितना 0, तो k बराबर 0 बट्टा माइनस 4 बराबर कितना 0। तो k का मान कितना होगा 0 के बराबर होगा। हर साल इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इस फार्मूला को याद रखना है। याद रखना है, अगर हम x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 होगा। 1 2 3 क्या हुआ 1 2 3। यदि x2 लिए तो y3 माइनस 2 के बाद क्या आता है 3, अब फिर 1 से चालू हो जाएगा 2 3 1। उसके बाद यदि x3 लिए 3 पे ख़त्म, उसके बाद फिर 1 2 तो यानी y1 माइनस y2। आसान है, इसको याद रखना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, 1 नंबर वाले भी, 2 नंबर वाले भी और 5 नंबर वाले भी प्रश्न आते हैं इस पे, इसलिए इस फॉर्मूला को कभी मत भूलना। ठीक है, क्लियर है? 7वां प्रश्न को समझते हैं। 7वां क्वेश्चन में कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 0 है तो इसका परिमाप होगा। परिमाप निकालना है हम लोगों को। तो एक त्रिभुज हम मान लेते हैं, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसमें A का निर्देशांक 0 4 है, B का निर्देशांक 0 0 है और C का निर्देशांक 3 0 है। हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना है। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा? तो AB जोड़ BC जोड़ C है, ऐसे ही निकलेगा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या होगा AB जोड़ BC जोड़ C है। परिमाप क्या होता है? ये जो बाउंड्री है इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो AB को BC को और CA को यदि हम जोड़ दें तो इस त्रिभुज का बाउंड्री निकल जाएगा, यानी कि परिमाप निकल जाएगा। तो AB हम लोग कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। तो AB के लिए दूरी सूत्र इस्तेमाल करिए। यहाँ देखिए, ये x1 और ये x2, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 कितना होगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये AB का हो गया। BC के लिए दूरी सूत्र देखिए, BC के लिए 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया। अब CA के लिए भी, CA के लिए क्या होगा? CA के लिए 3 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये CA के लिए हो गया। AB प्लस BC प्लस CA यही होगा। तो आइए निकालते हैं। यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0, और 4 माइनस 0 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 0 प्लस 16 आया यहाँ पे 0 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा प्लस में 9 और 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पर क्या होगा 3 में से 0 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 में से 4 गया तो -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 आएगा। यहाँ देखो 16 आया रूट के अंदर में, यहाँ आया 9 आया रूट के अंदर में और यहाँ पर आया 25 रूट के अंदर में। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो 4 3 7 और 5 12, तो 12 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। 12 इकाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन में है PQR से बने P30, इधर देखो सब लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है P30 Q70 और R84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ PQR के निर्देशांक दिए हुए हैं। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है PQR। P के निर्देशांक 30, Q का निर्देशांक 70 और R का निर्देशांक 8 4 है 8 4। इसको यदि हम बोले x1 और इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा। यहाँ पर इसको रख दीजिए। x1 की जगह पे क्या है 3, y2 कितना है 0 और y3 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 7, y3 कितना है 4, y1 की जगह पे 0 प्लस x3 कितना है, x3 है 8, y1 की जगह पे 0 और y2 की जगह पे भी 0, यहाँ भी 0 है। तो 1/2 3, देखो 0 में से 4 गया तो कितना होगा -4, तो 3 इंटू -4 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 0 माइनस 0 0, 8 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 0 ही हो जाएगा। अब देखो 3 को 4 से गुना करेंगे 12 माइनस 12 और 7 चौका 28, तो ये कितना होगा -12 अब प्लस -12 प्लस 28 कितना आएगा, प्लस में 16 आएगा। तो 1/2 गुने 16, 2 से कटेगा ये, तो कितना आएगा 8 वर्ग इकाई। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। 9वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। देखो इस तरह के सवाल 10वां में पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल 10th के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इतना लल्लू पंजू, इसका भी जवाब अगर तुम लोग नहीं दोगे तो बेवकूफ़ हो। बालक तुम खड़ा हो जाओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री, तुम बताओ 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन में है, त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर PR, PQ बराबर क्या दिया हुआ है PR, तथा कोण Q का मान दिया हुआ है 40 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कोण P का मान क्या होगा। एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज क्या है PQR। इस त्रिभुज PQR में कोण Q कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कोण P कितना होगा, कोण P कितना होगा। और यहाँ ये भी दिया है जो PQ बराबर है PR के, PQ बराबर है किसके PR के। तो यहाँ देखो ध्यान से, यदि दो भुजा बराबर होते हैं, यदि दो भुजा बराबर होते हैं तो उन बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस भुजा के विपरीत कोण कौन सा कोण है, ये इस भुजा पर देखो ये दोनों कोण है इस भुजा पे, इसके विपरीत में कौन सा कोण होगा, ये कोण है कि नहीं। और इस भुजा के विपरीत कौन सा कोण है, ये कोण, यानी कि ये और ये बराबर होंगे। तो ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 100 डिग्री। हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कोण P क्या होगा, तो कोण P कितना होगा 100 डिग्री। क्लियर है आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जान है क्वेश्चन में नहीं ना। देखिए 12 नंबर प्रश्न कितना आसान है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या, परमेय संख्या कौन है ऐसा बताना है। तो परमेय संख्या आप इसमें से पहचानिए। तो ऑप्शन बी में जो है वो √5 है। रूट के अंदर में यदि अभाज्य संख्या है तो वह क्या होगा अपरमेय, तो ये तो परमेय होगी नहीं। यहाँ भी देखो 2 क्या है अभाज्य संख्या, रूट के अंदर में है, ये भी परमेय होगा नहीं। यहाँ भी देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है, √3 को जोड़ेंगे तो 2 √3 होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसी में कुछ है, तो √25 है। तो √25 को अगर बाहर निकालेंगे यानी कि √25 का मान होता है कितना 5, और 5 क्या है एक परमेय संख्या। तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को पहचानना है। तो ये देखो 1.3 है, 3 के ऊपर एक रिंग है, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसलिए ये परमेय संख्या, ये तो है नहीं। √16 है, बाहर निकालेंगे 4 एक परमेय संख्या है, तो ये भी नहीं है।
यहाँ देखो √5 गुने √5 क्या होगा 5। 5 एक परमेय संख्या, इसका मतलब यही नहीं है। कैसे पता चला? तो 9 से इसको काटेंगे तो 1/√3 आएगा। कितना आएगा? और 1/√3 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा होगा। मौसा यानी कि HCF। HCF क्या होगा ये पूछ रहे हैं। P और Q दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। कोई दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें 5 और 7 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 का अगर फैक्टर निकाले तो 5 गुने 1, 7 का फैक्टर निकाले तो 7 गुने 1। तो HCF दोनों में यानी कि कॉमन क्या है दोनों में? 1। HCF क्या होगा? 1 होगा। तो याद रखना है हमेशा यदि दो अभाज्य संख्या है P और Q, A और B भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। हाँ पूछ रहा है 0.13। 13 के ऊपर रेकरिंग है, इसका P/Q के रूप में इसको लिखना है हम लोग को। P/Q के रूप में कैसे निरूपित करेंगे? बड़ा ही आसान प्रश्न है। इस तरह के सवाल आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करा चुके हैं वास्तविक संख्या में। अब इस तरह के सवाल में गलती नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो संख्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं? जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसको घटा लेते हैं, और जितने संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे देते हैं। ये कितना हो गया? 13/99। ऑप्शन नंबर सी। 18 और 72 का मौसा है। 18 और 72 का मौसा निकालना है हम लोग को। 18 का फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, क्या होगा? 2 × 3 × 3, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18। 72 का निकालेंगे उसके बाद। 72 का फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने आता है ना सबको? 72 का निकालो, कितना हुआ? 2 × 2 × 2 और 3 × 3। देखिए अब दोनों में कॉमन क्या है? तो ये दोनों में कॉमन है 2 × 3 × 3। तो 2 × 3 × 3 वापस से क्या हो जाएगा? 18। तो 18 हमारा मौसा हो गया। 17th क्वेश्चन में पूछ रहा है √12 का परमेयकरण गुणांक क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। √12 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ बोले थे ना ये कैसा जेल है जो जोड़ा लगने पर बाहर निकलने देता है। रूट को समझो जेल, और ये ऐसा जेल है जब जोड़ा लगाओगे तभी बाहर निकलने देगा। तो 2 जोड़ा लगा लिया तो 2 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर फंस जाएगा, अंदर ही रह जाएगा बेचारा, जेल में ही रह जाएगा। तो 2√3 यहाँ पर क्या हो गया? 2√3 यहाँ इसका परमेयकरण गुणांक होगा। क्या होगा? परमेयकरण गुणांक 2√3। सब लोग यहाँ ध्यान से देखो, कह रहा है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। P धनात्मक पूर्णांक है, P सम और विषम कुछ भी हो सकता है। P पहला ऑप्शन में देखो 2P है, यानी कि यदि P विषम भी है उसको हम सम से गुना करेंगे तो क्या होगा? सम देगा। तो ये यही है जो सम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन है 17/81, 16/41, 13/45 और 19/80। अब इस बात को समझो, दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। यदि कोई परमेय संख्या हमको P/Q के रूप में दिया हुआ है और अगर हम Q को, किसको? Q को 2 का पावर m के रूप में गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, या 2 का पावर m के रूप में लिख सके, या P/2 का पावर 5 का पावर n के रूप में लिख सके। इन तीनों रूप का होगा तो ये कहलाएगा शांत। अगर इन तीनों रूप का नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो चलिए अब यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कौन सा है, किसका हर इस रूप का है? 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का, या फिर 2 का पावर m के रूप का, या फिर 5 के पावर n के रूप का। तो यहाँ 81 है, ये तो होगा नहीं। 41 होगा नहीं। 45, तो 45 देखो 9 × 5 = 45 होता है। तो 3 का वर्ग गुने 5 तो 3 आ गया। 5 के अलावा 3 भी आ गया ना, 5 के अलावा केवल 2 आ सकता है, तो वो भी नहीं होगा। 80 अगर हम देखें तो यदि 80 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें 2 और 5 ही आया है, यानी कि 80 को हम लिख सकते हैं, 19/80 को लिख सकते हैं 2 का पावर
4 और गुने 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शांत। क्लियर है? 5 4 गो भी आ जाए, कितना भी 5 आ जाए, 5 का पावर n, n का मान कुछ भी हो सकता है, 10 गो भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, इस रूप का बस होना चाहिए। समझे? देखिए 20 नंबर प्रश्न ठीक इसका उल्टा है, पूछ रहा है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत होगा, इसका मतलब ये किस रूप का नहीं होगा? 2 का पावर m गुने 5 के पावर m के रूप, n के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन सी में क्लियरली हम देख सकते हैं 121 है, और 121 11 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो ये क्या है? 2 के पावर m या 5 के पावर n का रूप का है? नहीं ना, नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? अशांत होगा। 21 नंबर प्रश्न में है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। यानी कि अगर हम कहें वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो पाई से पाई गया, एक r से एक r गया, तो r बराबर क्या आया? 2। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्यास क्या होगा? व्यास यानी कि d पूछ रहा है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। तो 4 इकाई हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है हम लोग को। ऑप्शन दिया है 25 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन नंबर डी में है 112/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन देखो क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बराबर 4/3 यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या r के बदले में कितना बिठा देंगे? 3 सेंटीमीटर। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखो 3 से कटेगा, 3 27, 9 चौक 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। आसान क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में है यदि वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है? 10 पाई सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चारों ऑप्शंस हैं। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई r। 2 पाई r बराबर कितना दिया हुआ है? 10 पाई सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि ही न दी हुई है, तो 2 पाई r का मान दिया हुआ है 10 पाई सेंटीमीटर। देखो पाई से पाई गया, 2 से 5 बार में जाएगा ये, 2 पंचे 10। तो r का मान कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई इंटू 5 इंटू 5, r कितना है? 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है। बड़ा ही आसान सा सवाल था। देखो 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। देखने में क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है, नहीं भारी लग रहा है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखने में बस ये भारी लग रहा है, इतना आसान होता है इस तरह का प्रश्न। देखिए लंबाई यानी कि L कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, B कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, और H कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। घनाभ का विकर्ण निकालना है हम लोग को। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंदर L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ देखिए सबका मान बस रख देना है। एल कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 6, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एच कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सबका स्क्वायर आप लोगों को पता है, इसका होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 125 है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो जोड़ा जो लगाएगा वही इस जेल से बाहर निकलेगा। क्या बताए थे, ये एक जेल है, कैसा जेल है, जादुई जेल, जो जोड़ा लगाने पर बाहर निकलने देता है। तो यहाँ 5 जोड़ा लगा लिया तो एक 5 बाहर निकल गया, लेकिन ये तो जोड़ा नहीं लगाया, ये अंदर में ही रह जाएगा 5√5, और सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 5√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो।